डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है क्या? हम लोगों ने आर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ा है। आर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इन सभी अभिक्रियाओं का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, समाकलित वेग स्थिरांक की गणना हम लोग करते हैं। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सभी अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक बताना होता है। एनसीईआरटी के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए, रिएक्शंस के लिए समाकलित वेग स्थिरांक की गणना करनी होती है। तो आज की क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए समाकलित वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर हुई थी उसमें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है कि ये अभिक्रिया जो होती है इसमें इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की दर होती है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऐसी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक के द्वारा होती हैं। कोई ना कोई कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है जो इस रिएक्शंस को प्रोसीड करता है। मीन्स यहाँ पे सांद्रता का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जो अभिक्रिया की दर होगी वो अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। हम लोग जानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन है, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन है, कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहां पे मैंने ले रखा है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी भी कंसंट्रेशन ले उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस हाइड्रोजन आयोडाइड अगर इस गोल्ड की उपस्थिति में किया जाए तो ये तुरंत टूटता है। गोल्ड के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूटता है और ये क्या देता है? हाइड्रोजन देता है और आयोडीन देता है। तो ये जो रिएक्शंस है जो गोल्ड की उपस्थिति में हो रहा है, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है, और जितनी भी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे 2NH3। ये अमोनिया है। इस अमोनिया को डिकम्पोज कराते हैं, अमोनिया को विघटित करते हैं, और अमोनिया के विघटन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक कैटालिस्ट यूज करते हैं पीटी, प्लेटिनम। तो ये प्लेटिनम कैटालिस्ट इस अमोनिया को विघटित करता है और ये अमोनिया टूट जाता है N2N3H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विघटित हो जाता है अमोनिया। तो यही जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सांद्रता का कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? प्लेटिनम का रोल है, कैटालिस्ट का रोल है। तो जिस रिएक्शन में कैटालिस्ट का रोल होता है वो रिएक्शंस कैसी होती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक ऐसे ही बेटे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों आपस में इनको रिएक्शंस करना है। लेकिन बेटे जैसे ही हम सनलाइट देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, ये तुरंत रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो तीन रिएक्शन आपके सामने हैं, ये तीनों रिएक्शन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, और जो भी रिएक्शंस कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती हैं वो सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो ये एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे हम लोग सपोज करते हैं, सपोज किया गया कि R कोई रिएक्टेंट है, R कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। R ये अभिकारक है जो उत्पाद बनाता है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? मान लिया कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे? ये R जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आएगी। तो यहां पे देखिए ये R जो है R, तो ये R नॉट
मैंने माना है, सपोज किया कि जो आर नॉट है ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, मींस हम कह सकते हैं इस रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, आर नॉट है। अब जब टाइम शुरू होगा मतलब टी समय के बाद, तो जब टी समय बाद आप देखेंगे तो ये आर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनाएगा। तो जब आर प्रोडक्ट बनाएगा तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, मीन सांद्रता या तो ज्यादा हो जाएगी या तो सांद्रता कम होगी। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होने का तो कोई सवाल नहीं है। ये इसका कंसंट्रेशन कम होता है, टी समय बाद इसका कंसंट्रेशन घट जाता है, तो मैंने मान लिया कि टी समय के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, आर हो जाता है। तो ये जो आर है वो हम इसको क्या कहते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन या कह देते हैं अंतिम सांद्रता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है विच आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट है, टी समय के बाद आफ्टर टी टाइम इसका फाइनल कंसंट्रेशन आर कंसंट्रेशन शेष बचता है। चलिए हम लोग एक जानते हैं कि ये शून्य कोट की अवक्रिया है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो उसकी जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसकी घात क्या हम लोग लगाएंगे, उसकी घात जीरो लगानी है। मीन्स क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि वेग समानुपाती होगा, वेग प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, अपक्रिया की जो दर होगी वो किसके समानुपाती होगी, रिएक्टेंट के समानुपाती होगी। लेकिन अगर शून्य कोट की अवक्रिया होगी तो रिएक्टेंट के जीरो घात के समानुपाती होगी। देखिए ये हम लोग जानते हैं कि अपक्रिया की जो दर है, वेग लिखिए या दर लिख दीजिए, अपक्रिया की दर समानुपाती होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के घात के। घात जीरो होगी, घात एक होगी, घात दो होगी। जीरो होगी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, घात एक होगी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, घात दो होगी तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने लिया है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रिएक्टेंट की घात क्या होगी, वो जीरो होगी। अब देखेंगे हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि दर बराबर होता है, अपक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। तो दर है, दर बराबर क्या होगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। और यहां अभिकारक आर है तो आर की सांद्रता क्या हो गया, ये आर की सांद्रता में परिवर्तन, इसलिए मैंने डी लगा दिया, अपॉन लगा समय dt। चूंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमेशा कमी आती है, तो हम यहाँ पे क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। प्रोपोर्शनल चिन्ह को जब बराबर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लेते हैं। यहां पर मैंने क्या कांस्टेंट लिया है कि इज कांस्टेंट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और हमारे पास जो रिएक्टेंट बेटा वो क्या है, आर है, तो यहां पर लिखेंगे आर की घात जीरो। तो इस तरीके से हमें एक वेग समीकरण मिल चुका है जहां पर k क्या है, k है वेग स्थिरांक। k को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। अब जरा देखेंगे आप लोग, इसको हमें ट्रांसफर करना है। अच्छा दूसरी चीज, पहली चीज तो एक टॉपिक है, एक बात समझिएगा, यहाँ पे इस रिएक्टेंट की घात पे क्या लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। और जब किसी वैल्यू की घात जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हम एक मानते हैं, तो इसकी आर की वैल्यू कितनी होगी, एक होगी। तो जब आर की वैल्यू एक मान लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, वो देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt इक्वल टू के, और एक के को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। तो हमें एक वैल्यू ये मिल चुका है
ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू का हमें इंटीग्रेशन कराना है, समाकलन कराना है, और समाकलन कराने के लिए हम इस t को, टाइम को इधर लाएंगे। तो टाइम को जब हम इधर लाएंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस डी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू के मतलब वेग स्थिरांक, और t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dt। अब हमें क्या करना है, इस दोनों साइड का हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमें इस दोनों साइड का क्या करना है बेटे, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, और बेटे लिखेंगे माइनस डी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू के। अच्छा, के क्या चीज है, के एक स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे। टाइम है, टाइम चेंज होता है, इसलिए टाइम का हम करेंगे इंटीग्रेशन टी। तो जब इस इंटीग्रेशन साइन को हम हटाएंगे तो इसका भी कांस्टेंट लेंगे। जरा देखेंगे, जब ये साइन हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू के, कांस्टेंट है, और ये जो t है तो t में कन्वर्ट होगा प्लस आई। ध्यान देंगे यहाँ पे जो i है और t है, kt है, तो ये i जो है वो समाकलन स्थिरांक है। i क्या है, यहाँ i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। तो इसको हम मान लिए कि ये हमारा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। अब इस समाकलन स्थिरांक को करना क्या है, इस समाकलन स्थिरांक की हमें वैल्यू रखनी है, और वैल्यू कहां से मिलेगी, ये वैल्यू हम इसी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यदि t बराबर 0, अच्छा यहां पे देखेंगे अगर टाइम 0 हो, जहां t टाइम बाद, और टाइम को 0 कर दोगे, t टाइम के बाद ये वैल्यू मुझे मिलती है, मींस फाइनल कंसंट्रेशन। और बेटे जब t 0 हो जाएगा तो मुझे ये क्या कंसंट्रेशन मिलेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन मिलेगी। तो जब इफ t बराबर 0 हो जाएगा तो ये जो r लिखा है हम लोगों ने, तो ये r किसके बराबर हो जाएगा, r नॉट के बराबर हो जाएगा। बस ये वैल्यूज को पुट करेंगे, और वैल्यू को पुट करके देखेंगे, r की जगह हम क्या लिखेंगे, r नॉट इक्वल टू वेग स्थिरांक की वैल्यू के। अच्छा, ये माइनस साइन इधर है, हम एक काम कर रहे हैं, इस माइनस साइन को इधर कर ले रहे हैं। अब देखेंगे वेग स्थिरांक इंटू टी। अच्छा, टी की वैल्यू जो है जरा देखेंगे, टी की वैल्यू मैंने क्या माना है, 0, तो टी की वैल्यू 0 लिखेंगे प्लस आई। देखेंगे ये माइनस साइन को यहीं रहने दो। अब जरा देखेंगे हम लोग, ये तो 0 हो गया, तब 0 जब हुआ तो आई की वैल्यू हमें क्या मिली, r नॉट मिली। तो हम इस i की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे, देखेंगे क्या होता है, माइनस r इक्वल टू kt प्लस आई, और i की वैल्यू है माइनस r नॉट। तो इस तरीके से हमें एक समीकरण मिला है। अब हम करेंगे क्या, इस समीकरण में इस r नॉट को हमें इधर लाना है। तो जब r नॉट को इधर लाएंगे तो देखो ये माइनस r नॉट है, और जब आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटे लिख सकते हैं r नॉट, माइनस में था प्लस में हुआ, माइनस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू kt।
तो हमें क्या बताना है बेटा, के बताना है। तो के इक्वल टू क्या हुआ, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो जरा देखेंगे एक समीकरण हम लोग को मिल चुका है बेटा। अच्छा, ये आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है। आर क्या है, ये अंतिम सांद्रता है। और टी क्या है, ये लगा समय। इस तरीके से बेटे एक वैल्यू मिलती है जिसे के की वैल्यू मिलती है, वेग स्थिरांक की वैल्यू मिलती है। इसको हम कहते हैं, ये शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक का सूत्र है, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो आर नॉट क्या है, यहां पे आर नॉट है प्रारंभिक, आर नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। आर क्या है, अंतिम सांद्रता है। और टी क्या है, समय है। तो इस तरीके से अगर हमें कहा जाए कि शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए और हमें प्रारंभिक सांद्रता दी गई हो, अंतिम सांद्रता दी गई हो, समय बताया गया हो, तो हम इस तरीके से शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है शून्य कोट की अपक्रिया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे और इसके बाद हाफ लाइफ पढ़ाना है मुझे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ, अर्धायुकाल। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल बताइए। तो पहले ये जानते हैं कि अर्ध आयुकाल होता क्या है। देखिए, ये टॉपिक जो आज शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल में ये हेल्प मिलेगी हम लोगों को। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बेस पे जो न्यूमेरिकल होगा वो इस पे सॉल्व कर लेंगे, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टॉपिक आज का ये न्यूमेरिकली बेस है और जो हम लोग को आगे के टॉपिक में सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। तो आज का टॉपिक ये वेग जीरो ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक निकाला गया। अब हम लोग को पढ़ना है अर्ध आयुकाल, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए क्या निकालना है, अर्ध आयुकाल निकालना है। बेटे इसको कहेंगे हाफ लाइफ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ बताना है। तो हाफ लाइफ होता क्या है उसको समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट बना रहा है, बहुत ही आसान है, ध्यान समझना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट बना रहा है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मैंने ले लिया 6 मोल पर लीटर। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना ले लिया, 6 मोल पर लीटर। और 3 सेकंड के बाद बेटे या 5 सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना बन जाता है, 3 मोल पर लीटर। तो जरा अब आप लोग बताइएगा कि रिएक्टेंट कितना बचेगा। 6 मोल पर लीटर हम लोगों ने लिया था, जिसमें से 3 मोल तो कन्वर्ट हो गया, तो 3 ही मोल बचा। यानी जो मैंने लिया था, जो वैल्यू ली थी पहले, वो क्या हो गई, आधी हो गई। कितने समय में आधी हो गई, 5 सेकंड में आधी हो गई। तो जो समय लगा है आधा होने में, उसी समय को हम क्या कह देते हैं, अर्धायुकाल कह देते हैं। तो ये 5 सेकंड क्या है, ये अर्धायुकाल है। मतलब जिसमें जितने समय में अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता जो ली गई सांद्रता थी उसका आधा हो जाए, उसी को अर्धायुकाल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखेंगे स्टार्टिंग में हम लोगों ने कितना लिया है इसको, 10 मोल पर लीटर। 3 सेकंड के बाद बेटे ये कितना बन जाता है, प्रोडक्ट कितना बन जाता है, 5 मोल पर लीटर। अब ये बताइए क्या 10 का आधा हुआ, नहीं हुआ, ये 10 का आधा हो गया। यानी कि 3 सेकंड में ये जो 10 मोल लिया था वो क्या हो गया,
आधा हो गया। तो ये जो 3 सेकंड है वो इस रिएक्टेंट का क्या है, अर्धायुकाल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने समय में अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है उसी समय को हम अर्धायुकाल, हाफ लाइफ कहते हैं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो बेटे हाफ लाइफ के बारे में देखेंगे। क्योंकि हाफ लाइफ क्या है, एक समय है। तो हाफ लाइफ अगर समय है तो हम हाफ लाइफ को किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से, टी फॉर टाइम। अच्छा, चूंकि अर्धायुकाल है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, टी हाफ, या इसी को लिख देते हैं टी 0.5। तो जहां भी लिखा मिलेगा आप जान जाएंगे कि ये किसको शो कर रहा है, अर्ध आयु काल को प्रदर्शित कर रहा है, टी हाफ या टी 0.5। अर्धायु काल क्या है, जितने समय में अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा आधी हो जाती है उसी को हम अर्धायु काल कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे इस बात को कि जितने समय में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है उसी समय को अर्धायु काल, हाफ लाइफ कहा जाता है। तो हाफ लाइफ को किससे शो करेंगे, 0.5 से या हाफ से शो करेंगे। अच्छा, एक ध्यान देंगे, अब जैसे मान लिया बेटे कि यहां पे हमारा रिएक्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आर नॉट की वैल्यू है हमारे पास, और किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू होनी चाहिए और टी की वैल्यू होनी चाहिए। ये 3 डिजिट है यहां पे, आर नॉट, आर और टी। इसके बारे में जानते हैं कि ये प्रारंभिक सांद्रता है। ये क्या है, ये प्रारंभिक सांद्रता है। ये क्या है, ये अंतिम सांद्रता है। और टी क्या है, टी समय है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कहा कि जितने समय में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाए, मीन्स ये जो आर है, ये आर क्या हो, ये वैल्यू आधा होगा तो आर जो होगा ये आर इसका आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 10 मोल पर लीटर लिया था तो बनने वाला कितना था, 5 मोल था, यानी कि 10/2। तो यानी कि इस आर की जगह हम क्या लिखते हैं, आर की जगह लिख सकते हो आर नॉट का आधा। तभी तो होगा, जैसे मान लिया कि ये प्रारंभिक कंसंट्रेशन है, मैंने स्टार्टिंग में 10 मोल पर लीटर लिया रिएक्टेंट का और ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो कितना बना, 5 मोल। यानी क्या, अब इस 5 मोल को तुम क्या लिख सकते हो बेटे, लिख सकते हो 10/2 लिख सकते हो। तो वही मैंने लिख दिया कि R/2, R0/2। तो इस तरीके से इस वैल्यूज को लिखा जा सकता है। टी जहां पर होगा, टी ये फुल टाइम है, लेकिन आपको फुल टाइम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाफ टाइम चाहिए। तो हम इस टी को कन्वर्ट कर देंगे टी हाफ में या टी 0.5 में। तो इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो वैल्यूज तुमने निकाला है तुम लोगों ने, इसी को इसमें पुट कर देना है बस। जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ होगा। क्या होगा बेटा, देखेंगे K = R0 -R/T। चलिए कन्वर्ट करते बेटे। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, R0 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है तो R0 को ऐसे रहने दो। फिर लिखा हुआ -R। अब इस R में क्या चेंजिंग हुई, जहां पे R लिखा होगा वहां R0/2 करना है, तो यहां करेंगे R0/2 कर दिया अपॉन टी, बस। अब जरा देखेंगे, एक R0 है और यहां आधा R0 है, तो एक R0 में से आधा निकलेगा तो आधा तो बचेगा। तो यहां पे जो R0 में से माइनस करेंगे बेटे, एक R0 में से 1 रुपये है और आधा रुपये 50 पैसे, तो इसको जो माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा बेटे, R0, इसकी जो वैल्यूज आएगी वो आएगी बेटे R0/2 अपॉन टी
यानी इसको लिख सकते हो आर नॉट अपॉन 2t। चलिए इस वैल्यू को यहां कैप्ट करते हैं बेटे, k इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2t। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें सॉरी बेटे, यहां जहां t है वहां हाफ लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया। अब जरा देखिए, हमें तो हाफ लाइफ चाहिए, तो हम इसको t को सामने कर लेंगे। तो क्या कर दिया बेटा, t हाफ बराबर आर नॉट अपॉन 2k। तो ये जो वैल्यू मिली है, ये जो वैल्यू है वो अर्धायुकाल है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए ये क्या निकाला हम लोगों ने, हाफ लाइफ निकाला है, अर्ध आयु काल निकाला है। तो बेटे इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। यहां पे देखेंगे ये अर्ध आयु काल किस पे डिपेंड करेगी, अर्ध आयु काल सीधे रिएक्टेंट की प्रारंभिक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट की प्रारंभिक कंसंट्रेशन पे। और दूसरी चीज बेटे, कभी कभी पूछता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो वेग स्थिरांक है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बताइए, के की यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट बताने के बेटा ये क्या चीज है ये बताइए, सभी लोग देखेंगे। ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट की सांद्रता है, और सांद्रता को हम लोग जानते हैं कि सांद्रता का जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर होता है। तो के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा बेटे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो वेग स्थिरांक होगा उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटे, मोल, लीटर को ऊपर ले जाएंगे बेटा तो इंटू में आ जाएगा, लीटर और घात 1 लगेगी, सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे इंटू में आएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या वैल्यूज निकाला मैंने, ये शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की यूनिट है। तो आप यूनिट जान गए, हाफ लाइफ जान गए हैं, और ये हमें हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। जो न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर पर होंगे, जीरो ऑर्डर बेस्ड होंगे, वो न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। धन्यवाद।